So today we are going to discuss section 13B, which is very important topic for the purpose of Hindu law, Hindu Marriage Act basically. And in this topic we are going to discuss a case law, which is two cases which are very important. The one is Manish Goyal versus Rohini Goyal. The one case is Manish Goyal versus Rohini Goyal. This case is of 2010, and the next case which we are going to discuss today is which is very landmark judgment, Amardeep Singh versus Harveen Kaur. Amardeep Singh versus Harveen Kaur, 2017, Supreme Court. Amardeep Singh versus Harveen Kaur, 2017, Supreme Court. This 2017 judgment was actually delivered by Justice UU Lalit. This judgment was 2017 judgment was delivered by Justice UU Lalit and Adarsh Kumar Goyal. Now when we start reading section 13B, you have to understand section 13B is talking about the type of a divorce, but this divorce is not a contested divorce. एक बात समझनी पड़ेगी कि contested divorce नहीं है. Contested divorce में क्या होता है कि सेक्शन 13 का अगर कोई भी ग्राउंड होता है तो उस ग्राउंड पे दोनों पार्टीज को डिवोर्स मिल जाती है. ये contested divorce नहीं है. ये जो वादा किया था वो निभा नहीं, क्योंकि इट इज लाइक पार्टीज वर नॉट रेडी टू, दे आर लाइक उनका टेम्परामेंटल मैच नहीं हुआ या किसी भी तरह से पार्टीज आर नॉट रेडी टू लिव टुगेदर. Right, so this is a divorce by mutual consent. Consent means that the parties are agreeing upon some conditions कि हाँ भाई हम दोनों लोग इस बात पे अग्री हैं. बेसिकली अग्रीमेंट किस चीज पे होगा शादी के बाद? भाई लड़की को एलिमनी चाहिए, और अगर बच्चा है तो बच्चे पे इशू होगा. अगर हम प्रैक्टिकली बात करें और हम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर दो पार्टीज आपस में हस्बैंड एंड वाइफ जो स्पाउसेस हैं, अगर उनको डिवोर्स ऑब्टेन करना होगा तो वो कोर्ट जाएंगे. भाई म्यूचुअल डिवोर्स है, कंटेस्टेड है नहीं. तो अगर म्यूचुअल डिवोर्स वो लेंगे तो क्या इश्यूज होगा उनके सामने? तो सबसे पहला इशू ये होगा जिसपे कोर्ट को, जिसपे उनकी सहमति चाहिए. क्योंकि जब भी आप 13B पढ़ेंगे, हम बेराक्ट पढ़ेंगे अभी, तो हम देखेंगे कि ज्वाइंट पिटिशन की बात होती है. तो ज्वाइंट पिटिशन का मतलब होगा कि हम दोनों लोग एक ही बात पे सहमत है, हमारी अग्रीमेंट है, कंसेंसस है हमारा एक बात पे. कंसेंसस किस बात पे होगा? या तो लड़की भाई एलिमनी पे कंसेंसस होगा, या कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन पे होगा, या कस्टडी किसी को मिलेगा तो मीटिंग राइट्स होगा कुछ. Both the parties are agree. Since parties are not ready to live it together, so they are ready to present a petition, and that petition is joint petition before the court. The first petition is joint petition which the parties are proposing before the court, and the purpose of presenting the joint petition is to obtain divorce by mutual consent. Now the question before the students like you. Now the first question, can the wife withdraw the consent within 6 months? There are certain conditions under section 13B. क्या पत्नी अपना विड्रॉ कर सकती है कंसेंट जो उसने दिया, या पति अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? दोनों ही कंसेंट अपना विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ रूल है. रूल ये है सबसे पहला कि जॉइंट पिटिशन जब पार्टीज कोर्ट के सामने फाइल करती हैं तो उससे पहले ये कोर्ट के सामने पेश करना होगा कि द पार्टीज वर लिविंग सेपरेटली 1 साल से, 1 साल या ज्यादा साल से पार्टीज आपस में एक साथ नहीं रहते थे. एक्चुअली नहीं रहते थे या वर्चुअली भी नहीं रहते थे. वर्चुअली का मतलब कंस्ट्रक्टिवली रहते तो थे. हमने भी पढ़ा था वर्चुअल डिजर्शन. वर्चुअल डिजर्शन क्या था कि भाई हम एक घर में तो रह रहे थे लेकिन एक साथ नहीं, मतलब आपस में बात नहीं करते, किसी भी तरह का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई लाइकिंग नहीं थी. तो इसका मतलब हमारा वर्चुअल डिजर्शन था. तो ये कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि पार्टीज वर नॉट लिविंग together for 1 year, or even they are living together but that was not an actual living, that was a virtual living. कि वो रहते थे लेकिन आपस में किसी भी प्रकार की सहमति, बॉन्डिंग कुछ भी नहीं था. दूसरा ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आगे से अब जो है वो अपना शादी को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं कि हम उस शादी को कंटिन्यू करें, और हम अपनी शादी को तोड़ना चाहते हैं. दैट इज लाइक वी डोंट वांट टू स्टे टुगेदर. और अब हम एक पिटीशन कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, दैट इज नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर बाय म्यूचुअल कंसेंट, कि भाई हम लोग आपस में डिसाइड कर ले कि हम रह भी नहीं सकते, हम नहीं रह रहे थे और आगे भी हम नहीं रह पाएंगे. दूसरा, हम लोग म्यूचुअली अग्री करते हैं अपने रिश्तों को एंड करने के लिए. नाउ वी आर म्यूचुअली अग्री टू एंड आवर मैरिज.
राइट. सो नाउ 3 थिंग्स. जॉइंट पिटिशन बाय बोथ द स्पाउसेस. जो पहली प्रक्रिया होगी वो सबसे पहले होगा, दैट इज जॉइंट पिटिशन. दैट इज जॉइंट पिटिशन बाय बोथ स्पाउसेस. ठीक है. अब इसमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया. पहली बात क्या होगी, लिविंग सेपरेटली. नोट भी करते चलिए, लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर और मोर. पहली बात. दूसरी बात, not being able to live together by mutual consent. Not being able to live together. Not being able to live together by mutual consent. By mutual कंसेंट. यहां पे लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर और मोर, तो इसमें हम 2 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. एक्चुअली दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, और वर्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली दे आर नॉट लिविंग टुगेदर. राइट. द सेकेंड इज दैट नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर बाय म्यूचुअल कंसेंट. एंड द थर्ड इज व्हाट? थर्ड, म्यूचुअली अग्री टू एंड द मैरिज. मतलब अब भाई क्या होगा? डिवोर्स. अब खत्म शादी. Mutually agree to end the marriage. Mutually agree to end the marriage. See, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज एक सेक्रामेंटल एक्ट है. राइट. बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं. मैंने आपको एक केस बताया था जिसमें बोला कि स्टेट का वेस्टेड इंटरेस्ट में मैरिज को प्रिजर्व करने के लिए. लास्ट क्लास में हमने किया था ना कि स्टेट का वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैरिज को लेके इमोशंस है, फीलिंग है, क्योंकि सेक्रामेंटल एक्ट है ये, तो इसको खत्म करने की भी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है. इवन इफ इट इज म्यूचुअली ऑल्सो, तो आप ये देखिए कि कितना सारा प्रोसेस है. सबसे पहले आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा. पिटीशन में ये जिक्र करना पड़ेगा कि लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर और मोर. दूसरा, नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर. राइट. तीसरा, नाउ 100% रेडी टू एंड आवर रिलेशनशिप. अब ये पहला पिटीशन होगा. पहला पिटीशन आपने कोर्ट में पेश कर दिया, चाहे तो वकील एक ही हो. जनरली डिवोर्स केसेस में क्योंकि अग्रीमेंट एक ऐसा बनाना पड़ता है इसमें दोनों पक्ष अग्री हो जाए, तो वकील एक ही कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहता है, कॉस्ट भी बच जाता है. ठीक है. दूसरा, उस म्यूचुअल पिटीशन में 2 बातों का इशू होगा. एक तो अगर एलिमनी लेनी है तो कितनी होगी, या नहीं लेनी है तो मैं अपना एलिमनी वेव कर रही हूं, वो भी बताना पड़ेगा. दूसरा, अगर बच्चा होगा तो उसकी कस्टडी किसके पास होगी, जिसके पास कस्टडी होगी उसके क्या राइट्स होंगे, जिसके पास कस्टडी नहीं होगी क्या उसके पास विजिटिंग राइट होंगे. कई बार विजिटिंग राइट भी हम वेव कर देते हैं, क्योंकि जनरली ये होता है कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ HNW की शादी हुई है तो अगर W का ये कोई प्लान है फ्यूचर मैरिज का, तो वो विजिटिंग राइट भी खत्म करवा देता है हस्बैंड, एंड वाइफ हैज टू वेव आउट, वो वेव भी कर देती है. राइट. तो ये दोनों मुद्दे भी वहां पे फर्स्ट पिटीशन में लिखा होगा. फर्स्ट पिटीशन में सब कुछ लिखा होगा, तो म्यूचुअली हमने इस तरह से डिसाइड कर लिया है. अब सेकंड पिटीशन होगा. पहला पिटीशन आपको फाइल करने के बाद आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा. 6 मंथ तक आपको रुकना पड़ेगा, और फिर से आपको फर्स्ट पिटीशन जिस दिन फाइल होगा उसके 6 महीने बाद आपको सेकंड पिटीशन फाइल करना होगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स. मतलब अगर आज आपने अगर फर्स्ट पिटीशन फाइल किया है यहां पे, ठीक है, तो ये आपको 6 मंथ वेट करना होगा. ठीक है, सेकेंड पिटीशन को फाइल करने के लिए. ठीक. और इसका जो सेकेंड पिटीशन का जो मैक्सिमम टाइम है दैट इज 18 मंथ्स. 18 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट पिटीशन, नॉट फ्रॉम द सेकेंड पिटीशन. टोटल आपको म्यूचुअल डिवोर्स अगर सब कुछ ठीक है, पार्टीज ने विड्रॉ नहीं किया, दोनों पार्टीज ने विड्रॉ नहीं किया, एक ने, आपको एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है कि भाई आपके पास एक कूलिंग पीरियड है कि हो सकता है कई बार हम बहुत हेस्ट डिसीजन ले लें और आपस में डिसाइड कर ले कि नहीं ठीक है हमें तलाक लेना है, तो कोर्ट आपको कहता है कि आपको ठीक है, आप पहले 1 साल वेट करिए, शादी के 1 साल बाद ही आप फाइल कर सकते हैं. तो पहले तो वो आपको कूलिंग पीरियड, तभी भी आपका गुस्सा नहीं शांत हुआ, तो कोर्ट कहता है चलो कोई बात नहीं यार, 6 महीने इनको और देते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, कई बार हमारी छोटी छोटी चीजों पे लड़ाइयां होती है, बड़ा संभव है, बड़ा लाजमी भी है कि नहीं है.
मतलब आप दो तरह के लोग हैं, कई बार दो रिलीजन के होते हैं, दो कास्ट के होते हैं, खाने में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती है, जब हम एक घर शेयर करते हैं तो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स होती है हमारी। तो कोर्ट आपको 6 महीने और देता है कि सोच समझ लीजिए, फिर 6 महीने के बाद ही आप सेकेंड पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब मोशन क्या है, अब नाउ यू हैव टू ब्रिंग अ सेकेंड मोशन। सेकेंड मोशन आपको 6 महीने से 18 महीने के बीच में फाइल करना है, और अगर आपने सेकेंड मोशन आपका हो गया और आप लोग दोनों अग्री हैं सेकेंड मोशन पे, तो कोर्ट आपको डिवोर्स ग्रांट कर देता है। ये तो एज इजी एज दैट। अब आपका पिटीशन किन किन ग्राउंड पर डिसमिस होता है, कब डिसमिस हो जाता है, कब म्यूचुअल पिटीशन जो आपने ज्वाइंट पिटीशन डाला है वो कब डिसमिस होगा? पहला, अगर कोई भी मोशन 18 महीने के भीतर फाइल नहीं हुआ है, इफ नो मोशन हैज बीन फाइल्ड विद इन 18 months, है ना। सेकेंड मोशन हुआ ही नहीं, पहला मोशन हुआ, या सेकेंड मोशन पे लड़की ही नहीं जाती है, जिस दिन तारीख फिक्स होता है लड़की नहीं जाती है, या लड़का नहीं आता, या दोनों अग्री कर जाते हैं कि नहीं हमें तलाक नहीं चाहिए। हम लोगों ने अपनी शादी को क्या कर लिया है, रिट्रीव कर लिया है। क्या कर लिया है? रिट्रीव कर लिया है। जो हमें लगता था कि इरिट्रेबल है, आज लगता है कि हमने रिट्रीव कर लिया, हमने एक दूसरे को समझ लिया है, दोबारा से हम अपने कॉन्जुगल राइट्स को निभाना चाहते हैं। यही होता होगा ना। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, इमेजिन योर सिचुएशन, मत सोचो, मतलब ऐसे सोच लो कि क्या होता होगा। तो 3 ग्राउंड्स पे जो ज्वाइंट पिटीशन हुआ है फाइल, वो आपका जो डिसमिस हुआ है वो आपका 3 ग्राउंड्स पे आपका डिसमिस हो सकता है। पहला, कि आपने 18 महीने के भीतर कोई भी एप्लीकेशन नहीं फाइल किया। दूसरा, एनी पार्टी हैज विथड्रॉ हिज और हर कंसेंट, या दोनों ने ही विथड्रॉ कर लिया है कि नहीं हम दोनों ही अब अग्री हैं साथ में रहने के लिए। अब सवाल ये है, कई सारे सवाल है इस मुद्दे को लेके कि क्या जो कैन वाइफ विथड्रॉ द कंसेंट विद इन 6 months? The answer is yes. It is as simple as that. दूसरा, can they withdraw their consent with after 18 months? अगर प्रोसीडिंग 18 महीने से ज्यादा चल रही है तो, इफ प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन बियॉन्ड 18 months, तो दोनों मिलके अपना जो है एप्लीकेशन जो है पिटीशन है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल, कैन अ कोर्ट अलाउ द सेकेंड मोशन इन एक्सट्रीम केसेस बिफोर 6 months? क्या कोर्ट 6 month के पहले ही सेकेंड मोशन अलाउ कर सकता है? जो 6 month का आपका वेविंग पीरियड है, क्या उससे पहले कोर्ट आपका सेकेंड मोशन अलाउ कर सकता है? Can a court allow the second motion to be done before the expiry of 6 months? Now that is the question. Yes, normally the court can't grant, right, the second motion to be started before the expiry of 6 months, but only in the cases of extreme cases, the Supreme Court has got a power under Article 142 of the Constitution to waive that cooling period in only in extreme cases. Now the question is, it is in the case that Hitesh Bhatnagar versus Deepa Bhatnagar, ये 2011 का जजमेंट है। इसमें कहा it was held that 18 months period, जो ये 18 महीने का पीरियड है, as an upper limit, ये एक अपर लिमिट है फॉर द पर्पज ऑफ ensuring the speedy disposal of such cases। ये अपर लिमिट है। आप उस 6 month के एक्सपायर होने के चाहे नेक्स्ट डेट में आपने सेकेंड मोशन करा लेना है। जो 18 months का जो समय है, दैट इज एन अपर लिमिट। द कंसेंट ऑफ द वाइफ कैन बी विड्रॉन इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 18 months। द फैक्ट दैट शी विल नॉट विड्रॉ विद इन द 18 months पीरियड इज inconsequential, means that she can withdraw even before the decree has been passed। डिक्री पास होने से पहले भी वाइफ अपना जो है कंसेंट को विड्रॉ कर सकती है। मैंने एक सवाल पूछा था, कैन वाइफ कैन विड्रॉ द कंसेंट विद इन 6 months? द आंसर इज यस। कैन शी विड्रॉ द कंसेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 18 months? विद इन 18 months ये इनकंसिक्वेंशियल है। वाइफ अपना कंसेंट डिक्री पास होने से पहले किसी भी समय विड्रॉ कर सकती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि क्या आफ्टर 18 months भी वाइफ अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकती है, तो कह सकते हैं कि इट इज वेल सेड इन द केस ऑफ हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर दैट वाइफ कैन, मैं लिखवाऊंगी अभी, that wife can withdraw the consent even after the expiry. It is inconsequential only even before the decree has been passed. The next is for section 13B, इसी केस में the unilateral withdrawal by any of the spouses is possible। कोई भी spouse, husband, wife अपना unilateral अपना consent को withdraw कर सकता है। In exceptional circumstances, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में the second motion can be allowed even before the expiration of 6 months।
Got it? In exceptional circumstances, the second motion can be allowed even before the expiration of 6-month period, but that can be done only by the Supreme Court in the exercises of its exemplary power that is given under section 142 of the Constitution, and that is a case of extreme hardship and there is no possibility of saving the marriage. समझ में आया? It can be done by the Supreme Court in the extreme cases when there is no possibility of saving the marriage. Got it? So for section 13B, you have to remember that 18-month period is an upper limit, and this upper limit is only for the ensuring the speedy disposal of such cases. What does it mean? It means that कि आप जो है पिटीशन को, सेकेंड मोशन को 6 मंथ के बाद किसी भी टाइम मूव कर सकते हैं. दूसरा, जो वाइफ का कंसेंट की बात कही गई है वो इस तरह से कोर्ट ने प्रेजेंट किया इस केस में कि वाइफ अपना कंसेंट डिक्री पास होने से पहले किसी भी समय विथड्रॉ कर सकती है. तीसरा, ये जानना है आपको कि दोनों पार्टी, ये यूनिलेटरल विथड्रॉल है, दोनों में से कोई भी विथड्रॉल कर सकता है, और एक्सट्रीम हार्डशिप के सिचुएशन में ये जो 6 मंथ का पीरियड है उसको हम क्या कर सकते हैं, वेव करा सकते हैं. और जब एक्सट्रीम हार्डशिप हो और किसी भी तरह से कोई भी समझौता नहीं हो सकता शादी में जिसके कारण से शादी को बचाया जाए. राइट. सेम जजमेंट, सेम ही नोट पे एक और केस है आपके पास, which I was telling that मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल. इसमें कोर्ट ने क्या किया था, अंडर आर्टिकल 41, जिसमें कोर्ट ने कहा कि दैट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ वेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months बिफोर ग्रांटिंग डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B नीड नॉट नेसेसरली बी फॉलोड इफ सच वेटिंग विल कॉज एक्सट्रीम हार्डशिप, पेन एंड सफरिंग टू द पार्टीज. Got it? Means that why we are focusing, why we are putting an extreme pressure on this complying the statutory requirement of 6 months. If that waiting period will cause an extreme pain and hardship to the parties, then there's no point of waiting. Right? In that situation, to relax the mandatory requirement of 6 months, that can only be exercised by the Supreme Court under the Article 142 of the Constitution. The same thing was said in the case of Amardeep Kaur versus Harveen Kaur, which I was talking about. The court has held that if there is no possibility of reconciliation or there is no likelihood of reconciliation, the parties have genuinely settled all their differences. मैंने बताया था आपको पहले ही कि इशू क्या आएगा, हमारे शादी को जब हम तोड़ेंगे म्यूचुअली तो क्या क्या इशू होगा कि मुझे एलिमनी कितनी मिलेगी, मेंटेनेंस का कोई इशू ही नहीं, हम झाम रखना ही नहीं चाहते, एलिमनी कितनी मिलेगी और बच्चे की कस्टडी कौन होगा, और कोई भी पेंडिंग इश्यूज होगा, कोई जमीन होगा, कोई जायदाद होगा जो हमने म्यूचुअली खरीदा है, हमारा तुम्हारा नाम है, हम उसको कैसे डिस्पोज करेंगे. कोई लाइफ इंश्योरेंस होगा, कोई लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं, कोई ऐसे इंश्योरेंस हमने करा रखा होगा जिसमें कि हम दोनों का इन्वेस्टमेंट होता हो, कोई म्यूचुअल फंड्स होगा, कुछ भी जितने भी पेंडिंग इशू होंगे अगर हमने आपस में मिलकर क्लियर कर दिया तो कोर्ट को क्या मतलब है. कोर्ट कहाँ इंटरवीन करता है, जहां पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तभी कोर्ट इन. लेकिन अगर हमने अपना जेन्युइनली अपने इशू को सेटल कर लिया है तो कोर्ट के पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट अपना सेटल कर लेगा. राइट. दूसरा, वेटिंग फॉर 6 months विल कॉज एक्सट्रीम हार्डशिप, पेन एंड सफरिंग टू द पार्टीज. ऐसे केसेस में कोर्ट कहेगा कि 6 months वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, योर मैरिज कैन बी डिसॉल्व within 6 months. Right, that is all about section 13B. We can go to the Bayer Act. Open your Bayer Acts. Divorce by mutual consent. See, this was not originally it was not an originally part of the Hindu Marriage Act. It was added by the amendment. That amendment was in the year 1976, and the date of commencement of that amendment was 27 May 1976. ठीक है. Subject to the provision of this act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce. अब किस कोर्ट में डालना है हमें सिटी फैमिली कोर्ट में डालना है या डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में, हम पिटीशन को डालेंगे. राइट. The subject to the provision of this act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the marriage. Laws
Amendment Act 1976. So this act came into force in the year 1976. So now the petition will be presented before the court, before the district court, basically family court, right? On the ground that they have been living separately for 1 year or more, right? The parties are 3 grounds which we have discussed, that parties were living separately for 3 years or more, that they have not been able to live together. किसी भी तरह से वो दोनों साथ रहने को तैयार नहीं है, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. मतलब the first petition for the dissolution of marriage as per the clause 13B1 is talking about the first petition will be presented before the court, and the reason for presenting the petition is that the parties are living separately for 1 year or more, or they have not been able to live together for any genuine reason, whatever may be the reason, or they are ready to end their marriage, means there is no possibility of saving the marriage. Now, after presenting the first petition, it is mandatory for the parties to comply the provision of section 13B clause 2. On the motion of both the parties may not earlier than 6 months, means the parties have to wait for 6 months after the date of presentation of the petition referred in clause 1, and not later than 18 months after the said date. If the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, on being satisfied, after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized, right? The marriage was solemnized, right? So means that the condition of section 5 was fulfilled. It was a Hindu marriage, and none of the condition of section 5 was not complied, means all the condition of section 5 were complied, means that was a marriage was solemnized between H and W, right? And all the issues are settled between the parties. In my, like when I started the class, I told you that what are the dispute between the parties, on which the parties have to mutually agree. बच्चा, कस्टडी, कोई प्रॉपर्टी है, कोई इस तरह के पेंडिंग इश्यूज है जिन पे अगर हम सेटल्ड हैं तो कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ऐसे केसेस में. अब इशू सेटल्ड है, हमने कोर्ट के सामने पिटीशन डाला, सेकंड मोशन पे हम आए, हम उसी चीज पे अड़े हुए हैं, तो कोर्ट कहेगा ठीक है, एवरीथिंग इज डन, तो डिवोर्स की डिक्री हो जाएगी. अब डिक्री होने से पहले क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं, वाइफ के पास राइट्स हैं कि वो अपना विड्रॉ कर सकती है, राइट? लिखिए, देखिए, सॉरी. And that the averment in the petitions are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with the effect from the date of decree. अब क्या बताया मैंने आपको कि भाई डिक्री ऑफ डिवोर्स आ गया. अब ये डिक्री इन रेम है ना? डिक्री टू द वर्ल्ड दैट आई एम नॉट मैरिड टू दिस पर्सन, आई एम डिवोर्स्ड बाय दिस पर्सन, वी आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ. दिस डिक्री इज डिक्री इन रेम, राइट? जजमेंट इन रेम. अब ये प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो बात करता है कुछ जजमेंट इन पर्सोनम होते हैं, कुछ जजमेंट इन रेम होते हैं. जजमेंट इन रेम कौन कौन से होते हैं? एडमायरल्टी, कितनी बार बताया क्लास में? एडमायरल्टी, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी. ये 4 जजमेंट्स जो होते हैं वो जजमेंट इन रेम होते हैं. मतलब दिस जजमेंट इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड कि भाई दिस नाउ वी आर नो मोर द हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. आया समझ में?